के एस टी को बोलते हैं नॉन डायमेंशनल स्पेसिफिक स्पीड। ये जो के एस टी है ये नॉन डायमेंशनल मतलब डायमेंशनलेस स्पेसिफिक स्पीड है के एस टी। के एस टी मतलब स्पेसिफिक स्पीड ऑफ किसका, टरबाइन का। यहाँ पर चार ठो टर्म है, चार ठो पे ही डिपेंड करता है। टोटल मशीन हाइड्रोलिक मशीन है, वो चार बात पे डिपेंड करता है। चारों बात को हम लोग बोलते हैं एन पी क्यू एच। एन पी क्यू एच। एन मतलब स्पीड आरपीएम, पी मतलब पावर, क्यू मतलब डिस्चार्ज, एच मतलब हेड। अगर टरबाइन एनएसटी का बात करते हैं तो एनएसटी टरबाइन में क्या होता है, के एस टी इज इक्वल टू होता है एन पी टू द पावर हाफ रो टू द पावर हाफ जी एच टू द पावर 5/4। क्लियर है। अगर हम पंप का बात करते हैं तो के एस पी स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप, इसमें इसका होता है एन क्यू टू द पावर हाफ जी एच टू द पावर 3/4। यहां पर नोटिस करने वाला बात यह है कि यहां पर एन है, पी है, एच है। एन पी और एच तीन टर्म आया, क्यू नहीं आया इसमें क्यू है, इसमें पी नहीं है। पंप का काम होता है कितना डिस्चार्ज निकालना है, उससे मतलब होता है, तो क्यू टर्म रहेगा पंप में। और के एस टी मतलब टरबाइन में कितना पावर डेवलप करता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो पी रहेगा। यहाँ पर डिस्चार्ज से मतलब नहीं है। बात समझ में आया। तो ये फॉर्मूला जस्ट का तस तुम रिमेंबर कर लो। डिफरेंट मशीन के लिए ही सेम फॉर्मूला लगाओगे। यूनिक वैल्यू ऑफ दिस, ये फॉर्मूला जो है डिफरेंट मशीन के लिए यूज करोगे, चाहे ये मशीन चाहे वो मशीन चाहे वो मशीन। अगर टरबाइन डिफरेंट तरह का है तो तुम ये फॉर्मूला हमेशा चेंज नहीं होने वाला है, फॉर्मूला ही रखोगे। यूनिक वैल्यू ऑफ के एस टी, हर एक का अपना एक यूनिक वैल्यू ऑफ के एस टी होता है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ, चाहे स्पीड चेंज करो, अगर ये चेंज करते हो, स्पीड चेंज करते हो तो पावर चेंज होगा, हेड चेंज होगा। मतलब मशीन खरीद के लाया और तो डिफरेंट स्पीड पे चलेगा ना। कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही स्पीड पे चलेगा वो। कभी लोअर स्पीड, वोल्टेज कम है तो कम स्पीड में चलेगा, कभी ज़्यादा है ज़्यादा स्पीड में चलेगा। तो अगर ये चेंज करेगा तो बाकी सब भी चेंज करने वाला है। और इस तरह से चेंज करेगा कि के एस टी का जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। इसको स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन बोलते हैं, जो कि जिसका वैल्यू क्या होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब एक मशीन को दूसरे मशीन से कंपेयर करने के लिए के एस टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। के एस टी वही रीजन है, इसका भी वैल्यू यूनिक होता है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन। क्लियर है। अगर इसमें से हम रो टर्म और जी टर्म हटा दें, इसलिए हटाएंगे क्योंकि वाटर का यूज करने वाले हैं, तो वाटर के लिए डेंसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है 9.81। तो नाउ सिचुएशन मेरे पास ये है कि अगर उसको हटा दे तो जो मेरे को मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन डायमेंशनल स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन और नॉन डायमेंशनल स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप। लेकिन अगर हटा दें तो बाकी जो बच जाता है एन पी टू द पावर हाफ और एच टू द पावर 5/4, जी हटाए रो हटाए, इतना हटाने के बाद जो हमको मिलता है सिंपल सा इक्वेशन, इसको बोलते हैं एनएसटी। इसको बोलते हैं डायमेंशनल। डायमेंशन है इसका, क्यों डायमेंशन है, क्योंकि बाकी टर्म कुछ टर्म हट गया, कोई रहता तुरंत डायमेंशन लेस होता, डायमेंशन लेस नहीं है, कुछ टर्म्स में है अवेलेबल। तो ये होता है टरबाइन के लिए डायमेंशनल स्पेसिफिक स्पीड। और एनएसपी ये कितना हो जाएगा, एन क्यू टू द पावर हाफ और एच टू द पावर 3/4। ये याद रखोगे तुम फॉर्मूला जस्ट का तस। ये फॉर्मूला तुमको जस्ट का तस याद रखना है। अगर तो कभी लड़का लोग बुक पढ़ता है तो करता क्या गलती, आपसे टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड पूछना है तो आप पंप का रख के आ जाते हो, या पंप का पूछता है तो टरबाइन का रख के आ जाते हो। अब बुक में पूरा पढ़ोगे तब जाके क्लियर होगा, थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं होने वाला है, इसलिए ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। ये स्पेसिफिक स्पीड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के लिए भी। ठीक है, तो कोई दिक्कत, आगे बढ़े ना। नेक्स्ट है रोटोडायनेमिक टरबाइन। नेक्स्ट क्या है, रोटोडायनेमिक टरबाइन। तो ये बात क्लियर है तुम्हारा, के एस टी, के एस पी, एन एस टी, एन एस पी। क्लियर है। नेक्स्ट है रोटोडायनेमिक टरबाइन। रोटोडायनेमिक टरबाइन को में सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन के बारे में क्या बताया था थोड़ी देर पहले हम, वैसा जो एक्सियल फ्लो हो, वैसा इसमें प्रेशर कांस्टेंट हो और
डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, रिएक्शन, डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना? 0। और स्टैटिक हेड 0। ठीक है, चलो उतना जानते हुए अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास इंपल्स हाइड्रोलिक टरबाइन में जो हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम है पेल्टन टरबाइन या पेल्टन व्हील। ठीक है, जे पेल्टन नाम था उसका, वो डेवलप किया था। पेल्टन जो था वो डेवलप किया था ये पेल्टन टरबाइन या इंपल्स टरबाइन। इंपल्स टरबाइन को किया था। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक रोटर होता है, एक रोटर में बहुत सारा ब्लेड लगा हुआ है, बहुत सा ब्लेड लगा हुआ है। एक नोजल होता है, नोजल में एक लंबा सा पाइप होता है। पाइप कहीं रिजर्वायर से कनेक्टेड, रिजर्वायर में वाटर है। ये वाटर यहाँ से जाएगा और नोजल के थ्रू पास होकर के वो बकेट पे स्ट्राइक करेगा। क्लियर है? बकेट पे स्ट्राइक करेगा तो ये रोटेट करेगा, और ये रोटेट करेगा तो इसके सैफ्ट से ही कपल्ड रहता है तुम्हारा जनरेटर। ये रोटेट करेगा, जनरेटर रोटेट करेगा, जनरेटर रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। तो सिंपल सिचुएशन मेरे पास ये है कि इस पर्टिकुलर केस में इस टरबाइन को हम लोग कहते हैं पेल्टन टरबाइन, और इसको बोलते हैं पेन स्टॉक। पेन स्टॉक मतलब लंबा सा जो पाइप होता है उसको पेन स्टॉक बोलते हैं, टेक्निकल टर्म है पेन स्टॉक। यहाँ पर टोटल हेड जो इसके पास अवेलेबल था इनिशियल में, पानी के पास जो वाटर यहाँ था उसका टोटल हेड जो अवेलेबल था वो H। जो हेड का लॉस हुआ यहाँ से यहाँ तक पेन स्टॉक में, उसको बोलते हैं HF। कोई दिक्कत? तो एनर्जी इनपुट, जो एनर्जी यहाँ पर इनपुट होने वाला है वो टोटल एनर्जी कितना था? GH mgh, यूनिट मास के लिए बात करें तो GH, क्योंकि हेड इतना था तो इतना एनर्जी GH में से HF घट जाएगा, फ्रिक्शन में जो लॉस होगा उस घट जाएगा, मतलब इतना एनर्जी अवेलेबल है। GH माइनस HF जो है वो तुम्हारा GH माइनस HF जो है ये इनलेट टू द नोजल, नोजल में इनलेट के समय इसके पास इतना एनर्जी है। क्लियर है? ये जो बकेट है, ये बकेट तुम्हारा स्पूल शेप्ड है। स्पूल शेप्ड मतलब कि स्पूल शेप्ड बोले तो स्पून है, स्पून समझते हो ना? चम्मच। चम्मच भी ऐसा कि वो इस तरह का, मतलब इस तरह का, एक ऐसा और एक ऐसा, दो ठो इस तरह से, और ये है बकेट। पानी यहां से आया, यहां टकराया और ऐसे निकल गया, पानी यहां टकराया, यहां ऐसे निकल गया। क्लियर है? तो इधर निकलेगा, इधर निकलेगा। तुम नोटिस करोगे कि जो पानी टकरा रहा है और जो निकल रहा है, ये जो फिगर बनाया है वो इतना का ही फिगर बनाया है। थोड़ा गौर करो, इतना का ही फिगर बनाया है। हाँ, ऊपर का फिगर नहीं बनाया है, नीचे का फिगर नहीं बनाया है। क्लियर है? इतना, ये जो लाइन हम डैश किए है ना, इसको यहां से देखोगे तो लाइन दिखेगा, लेकिन यहां से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, यहां से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। बात समझ में आया? समझ में नहीं आया तो अभी क्लियर करेंगे। पहले हाँ बोल दो बढ़िया समझने के बाद। ना यहां पर क्या होता है? स्पूल से बकेट होता है। क्या होता है? स्पूल से बकेट होता है। इसके बीच में एक स्प्लिटर रीच होता है, जिसको बोलते हैं स्प्लिटर रीच होता है। एक चम्मच यहां था, एक चम्मच यहां था। बात समझ में आ रहा है? ये जो है एक ऐसा और एक ऐसा, यहाँ इनलेट और यहाँ आउटलेट। ये जो एंगल है वो मोटा मोटी 165 डिग्री होता है। कितना होता है? 165 डिग्री होता है। ये पूरा 180 डिग्री भी हो सकता था। 180 डिग्री होता तो ज्यादा बेहतर रहता। तो उसके लिए जैसे ऐसा बकेट था, ठीक है, तो यहां टकराया, टकराने के बाद वो लौटा। ये जो एंगल है ये कितना? 165 डिग्री। अगर ये इसी पाथ पे लौटा होता, जिस पाथ से गया था उसी पाथ में अगर लौटा होता, तो यहां इसके बगल में एक ठो और ब्लेड है। अगर इसी में जाता तो ये तो घूमना है ना कंटिन्यूअसली, वो उसी पाथ में अगर लौटता तो टकराता, इस वापस लौटते में टकराता। इसके लिए इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्टर प्लेट यूज करके थोड़ा सा इसको इस तरह से रखा जाता है कि वो 180 नहीं 165 पे ही वो लौटे, ताकि पिछला से वो टकराए नहीं। क्लियर है? तो देखो, स्प्लिटर डिवाइड द फ्लो इक्वली इनटू टू हाफ्स। स्प्लिटर जो है वो फ्लो को दो भाग में बांटता है। क्लियर है? ये अगर रोटेट कर रहा है विथ वेलोसिटी ओमेगा से, तो इसका जो ओमेगा अगर दिया हुआ है तो इसका लीनियर वेलोसिटी ऑफ रोटर का लीनियर वेलोसिटी जो यहां पर मिलेगा वो मान लो u क्या है, और जो u1 होगा वही u2 भी होगा, क्योंकि सेम रेडियल लोकेशन पर है। u1 भी और सेम रेडियल लोकेशन पर u2 भी। क्लियर है?
इफ वी कंसिडर द व्हील एंड द बकेट इन द वर्टिकल प्लेन, यदि हम लोग कंसिडर करें व्हील एंड द बकेट इन द वर्टिकल प्लेन, देन द जेट स्ट्राइक द बकेट ईच एंड एवरी बकेट टेंजेंशियली, दैट मीन्स द फ्लो इज इन द हॉरिजेंटल प्लेन, फ्लो हॉरिजेंटल प्लेन में हो रहा है. Hence the inlet of jet and outlet of jet are on the same radial location. Inlet and outlet same radial location पर है from the axis of the rotation. Hence the jet strike the blade tangentially and comes out tangentially. Tangentially वो जाएगा, इसका tangentially ही ना गया है और tangentially ही ना निकला है. जो रोटर है, रोटर पे टेंजेंशियली गया, टेंजेंशियली वो लौटा भी है. द जेट शुड बी डिफ्लेक्टेड 180 डिग्री फ्रॉम द बकेट, 180 डिग्री डिफ्लेक्ट होना चाहिए. बट यूजुअली थीटा इज इक्वल टू 165 डिग्री इन प्रैक्टिस, बिकॉज द जेट कमिंग फ्रॉम द वन बेन शुड नॉट स्ट्राइक बैक टू द अदर बकेट, दूसरे बकेट पर टकराए नहीं. नंबर ऑफ बकेट जो यूजुअली हम लोग कंसिडर करते हैं वो है 15 को बकेट हम लोग यूजुअली लेके चलते हैं. ठीक है. और जो बकेट होता है वो मूविंग कंडीशन में होता है, जिसको हम लोग रोटर भी बोलते हैं, रोटर पर माउंटेड रहता है बकेट. और जो नोजल होता है, जो नोजल जहां से तुम्हारा लिक्विड, हाँ, वो नोजल जो है वो 2 से 6 रह सकता है. एक नोजल यहाँ है, एक नोजल यहाँ है, एक नोजल यहाँ है, सीरीज में नोजल तुम्हारा लगा हुआ है. एक नोजल इस पकड़ पर टकराया तब तक दूसरे पे टकराया. इस तरह से टोटल 6 को नोजल हो सकता है. और नोजल जनरली फिक्स होता है, जिसको हम लोग स्टेटर बोलते हैं. यहां पर जब हम जानते हैं कि इंपल्स टरबाइन पढ़ रहे हैं, और इंपल्स टरबाइन में होता है क्या कि प्रेशर थ्रू आउट कांस्टेंट होता है, प्रेशर चेंज नहीं होता है रोटर में. तो प्रेशर चेंज नहीं होता तो लिक्विड अगर है और फ्लो कर रहा है तो उसको जो प्रेशर एनर्जी है वो कैसे कन्वर्ट होगा तुम्हारा वेलोसिटी में, या वो हेड कैसे डेवलप कर पाएगा, क्योंकि प्रेशर तो चेंज होने वाला नहीं है इस रोटर में. क्योंकि तुम भी जान रहे हो कि रोटर जो ऑपरेट हो रहा है वो थ्रू एटमोस्फेरिक एयर में ऑपरेट हो रहा है, तो वहां प्रेशर चेंज होने वाला नहीं है. तो प्रेशर जो भी चेंज होना है, क्योंकि प्रेशर भी है, वेलोसिटी भी है पानी के पास, तो प्रेशर जो भी चेंज होगा वो कहां चेंज होगा, नोजल में ही चेंज होगा. जितना प्रेशर कन्वर्ट होना है वेलोसिटी में, नोजल में ही. तो नोजल एक ऐसा डिवाइस है जो कि हाई वेलोसिटी जेट प्रोड्यूस करता है. नोजल का काम ही होता है वेलोसिटी बढ़ाना. बात समझ में आया. तो वेलोसिटी कैसे बढ़ता है, तो जो प्रेशर उसके पास है, नोजल के पास, नोजल में जो लिक्विड है उसके पास जो प्रेशर है, वो प्रेशर किस में कन्वर्ट हो गया, वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया. वो वेलोसिटी, अब यहां तो वेलोसिटी चेंज होगा ना, वो वेलोसिटी यहां हेड तो डेवलप कर सकता है ना वेलोसिटी चेंज होकर के. मतलब यहां पर ब्लेड में जो चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ही चेंज होने वाला है. प्रेशर जो भी चेंज होना है वो कहां होगा, नोजल में. बात समझ में आया. रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट इज सेम. इनलेट एंड आउटलेट में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो सेम होता है. ठीक है. बट अपोजिट डायरेक्शन टू गेट मैक्सिमम चेंज इन मोमेंटम, टू गेट मैक्सिमम चेंज इन मोमेंटम. thus we get maximum force exerted on the bucket. ठीक है, क्लियर है ना. अब हम एनालिसिस करते हैं इस पिल्टन व्हील में होता क्या एक्चुअल में. ना थोड़ा गौर करो. सपोज कीजिए यहां पर रोटर में जो वेलोसिटी है वो u1 बराबर u2, चाहे यहां बात करें चाहे सब तो सेमी रेडियल लोकेशन में है ना, तो u1 बराबर u2 बराबर u मान लो. तो वेलोसिटी ऑफ रोटर जो है तुम्हारा वो मान लीजिए कि इतना है, मैग्नीट्यूड वाइज इतना है वेलोसिटी ऑफ रोटर. दिस इज नोन एज u, रोटर ब्लेड. क्लियर है. जेट का जो वेलोसिटी है वो आ तो रहा है इसी डायरेक्शन में ना, यहां से लेकर के यहां तक पूरा v है, v1 वेलोसिटी ऑफ जेट. तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक दोनों के रिलेटिव में कितना है, इतना ही वेलोसिटी ना. तो v_r1 इसको कहेंगे. तो v_r1 कितना हो जाएगा, v1 माइनस u, v1 माइनस u, v1 में से u घटा देंगे तो फिर रिलेटिव निकल जाएगा तुम्हारा. ठीक है. तो रिलेटिव वेलोसिटी हम निकल लिए. क्लियर. अब रहा बात आउटलेट का. बात करो, किसका बात करो, आउटलेट का. आउटलेट में क्या होता है,
ये है तुम्हारा, क्लियर है? ऐसा गया, ऐसा गया, यहां से यहां तक मान लो u, यहां से यहां तक क्या है v1, यहां से यहां से यहां तक vr1। कोई दिक्कत? तो ये इनलेट ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल तो है नहीं, लेकिन इनलेट में तो यही बनने वाला है, यहाँ पर ट्रायंगल तो बनने वाला ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तीनों वेलोसिटी दिखा दिए। आउटलेट की बात करो इस पर्टिकुलर पोजीशन में, तो आउटलेट वेलोसिटी ये जो लाइन है जो कि इस पॉइंट पे टेंजेंट है, मतलब स्मूथली ग्लाइड करते हुए जब बाहर आएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? VR2। VR2। कोई दिक्कत है? दिस इज नोन एज V2। कोई दिक्कत? दिस इज नोन एज U2। V2 का दो कंपोनेंट, एक ये वाला और एक ये वाला, लास्ट क्लास में ही बताए थे हम ये बात, ठीक है? एक ये वाला और एक ये वाला। V2 का एक कंपोनेंट क्या बोलते थे? VF2। और ये वाला क्या बोलते थे? VW2। याद आ रहा है? यहां पर जो फिगर बनाए हैं इसमें हम V2 को यहां पर नहीं दिखा करके यहां पर दिखा रहे हैं। मतलब V2 को इसके पैरेलल हम कहीं भी तो दिखा सकते हैं ना, पैरेलल। इसको हम क्या किए हैं? दिस इज VR2। V2 को यहां नहीं दिखा करके हम क्या करते हैं कि ये जो U2 है उसको हम यहां दिखाते हैं। U2 जो है यही है। अब ये V2 को यहां नहीं दिखा करके अब यहां दिखा दें। दिस इज V2। क्लियर है? ये V2 है। V2 का दो कंपोनेंट, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला क्या कहेंगे? VF2। और ये वाला क्या कहेंगे? VW2। और ये वाला क्या कहेंगे? U2। बात समझ में आ रहा है ना? दोनों में से कोई भी फिगर उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक बात और हम बताए थे कि VR2 और U के बीच जो एंगल है, किसके VR2 और U के बीच, U2 के बीच एंगल है, ये एंगल को क्या बोले थे हम लोग? बीटा। V2 और U के बीच जो एंगल है इसको अल्फा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? हमको ये बताओ कि दिस इज क्या है? यहां से यहां तक V1 है। V1 का x कंपोनेंट क्या होता है? जिस तरह V2 का x कंपोनेंट VW2 था, V2 का x कंपोनेंट VW2 था, उसी तरह इस V1 का x कंपोनेंट कितना होगा? कितना? V1 जो होगा वो कितना के बराबर है? क्योंकि इस पूरा का x कंपोनेंट तो इतने न होने वाला है, y कंपोनेंट इसका 0 न होने वाला है। तो V1 इज इक्वल टू VW1 और VW1 इज इक्वल टू V1। और V1 हम कितना जानते हैं? तो V1 हम जानते हैं VR1। VR1 कितना? VR1 इज इक्वल टू V1 माइनस U। तो V1 कितना? VR1। क्लियर है? तो V1 इज इक्वल टू VW1 और VW1 इज इक्वल टू V1। तो V1 कितना? VR1 प्लस, क्लियर है? U1 बराबर U2। इतना बात तो क्लियर है? दिस एंगल इज 165 डिग्री। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एंगल कितना होगा जी? 165 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा? जो भी बीटा 15 डिग्री। बीटा 15 डिग्री होगा ना जी? ठीक है, तो बीटा 2 ये वाला है, जो भी आएगा 15 डिग्री। क्लियर है? तो ये बीटा 2 भी वही आने वाला है ना, जैसे कि ये आप यहाँ से देख लो, और हॉरिजेंटल से ये वाला ये पूरा है, क्योंकि ये इसी, जैसे गौर करो, ये लाइनवा यही है ना, हॉरिजेंटल से ये लाइनवा कितना एंगल? 165 डिग्री। अगर ये वाला 165 डिग्री तो ये वाला 165 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? ये वाला जो तुम्हारा बीटा 2, तो ये वाला बीटा 2 ना।
एनर्जी कितना डेवलप करता है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो एनर्जी पर यूनिट मास, लास्ट इक्वेशन लास्ट क्लास में आया था मेरा, कितना आया था, VW1 U1 माइनस VW2 U2, इतना था ना, VW1 U1 माइनस VW2 U2। VW1 इज इक्वल टू कितना, VR1 प्लस U, रख दो, U1 और U2 दोनों बराबर है, U बाहर निकाल देते हैं, तो यहां बच क्या, कितना गया, VW1 माइनस VW2 इंटू U। कोई दिक्कत है, VW1 की जगह वैल्यू रख दो, तो VW की जगह VR1 प्लस U और यहाँ पे उसका माइनस है, VW2 अब निकालने की कोशिश करते हैं। तो VW2 कितना होगा, तो VW2 यहीं से कहीं से भी ले आओ, चाहे यहां से ले आओ, VW2 ये है, तो VW2 कितना होगा VR2 के टर्म में, तो VR2 कॉस बीटा, VR2 कॉस बीटा, क्लियर है, उसमें से U घट गया तो ये वाला मैग्नीट्यूड दे देगा तुमको। यहां भी देख लो, VR2 कॉस बीटा में से U2 चल गया तो VW2 दे देगा ना, तो माइनस कितना मिल जाएगा हमको, हम जानते हैं VW2 इज इक्वल टू माइनस VR2 कॉस बीटा 2 माइनस U, ये माइनस छोड़ दो तुम, VR2 कॉस बीटा 2 इतना पूरा होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स में, तो इतना मैग्नीट्यूड में, इतना में से U घटाएंगे तब ना जो मिलेगा, वो जो मिलेगा वो उसका डायरेक्शन इधर होगा ना, तो VW2 का डायरेक्शन किधर, इधर मिलेगा ना, क्लियर है। तो यहां पर तुम गौर करोगे तो ये वाला यहां से यहां तक दिखा रहे हैं वो U है, यहां से यहां तक जैसे दिखा रहे हैं ये VW2 है, और दिस इज VF2 है, और दिस इज VW2 है, VF2 तुम्हारा ऐसा, क्लियर है। नाउ इसको उठा करके पूरा को यहां रख देते हैं, रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस VR2 कॉस बीटा 2, उसके बाद माइनस U, ये पूरा टर्म माइनस माइनस ये वाला प्लस हुआ, ये बच गया ना, क्लियर है, जल्दी बोलो क्या बचा, VR1 प्लस VR2 कॉस बीटा 2 इंटू U। कोई दिक्कत, ये तुमको एनर्जी इतना डेवलप करेगा, थोड़ा देखो, इतना एनर्जी डेवलप करेगा। इफ द प्रेशर इज एटमोस्फेरिक, यदि प्रेशर जो है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, सो प्रेशर इज कांस्टेंट, इसका मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, बट VR1 इज डिफरेंट फ्रॉम VR2 ड्यू टू फ्रिक्शन, VR1 VR2 से डिफरेंट क्यों है, फ्रिक्शन की वजह से, दैट मीन वेलोसिटी चेंजेस ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन, वेलोसिटी क्यों चेंज हो रहा है यहाँ पर, VR2 VR1 क्यों चेंज कर रहा है, ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ पर ना, इस एनर्जी वाले टर्म में, एनर्जी इतना डेवलप किया, इस एनर्जी वाले टर्म में VR1 और VR2 है, क्लियर है। तो अगर हम इसी इतना एनर्जी डेवलप करें, इसमें VR1 और VR2 है, दैट मीन्स हम कह रहा है कि दोनों अलग अलग चीजें ना, दोनों दो चीजें, तभी दो जगह लिखे हैं, दोनों सेम तो नहीं है, और दोनों सेम क्यों नहीं है, तो क्योंकि फ्रिक्शन है, बात समझ में आया। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि VR1 स्टार्टिंग में जब जा रहा था तो VR1 था, रिलेटिव वेलोसिटी कितना था, VR1 था, बाद में हो गया VR2, बाद में क्या हो गया VR2, तो VR2 जो है वो फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी है वो घट गया, क्या हो गया, घट गया, VR2 क्या हो गया, घट गया। कोई दिक्कत, तो कितना घटा, तो एक फैक्टर हम अपने मन से कंसिडर कर लेते हैं के बी द फैक्टर फॉर फ्रिक्शन फैक्टर से बोल सकते हैं, फ्रिक्शन के लिए हम यूज किए इसको। तो VR2 अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो के का वैल्यू 1 के का वैल्यू 1 कर दे तो VR2 किसके बराबर हो जाता, VR1 के बराबर हो जाता। स्टार्टिंग में वेलोसिटी है 5, अब बाद में हो गया उसका 4, वेलोसिटी घटा, कितना से घटा, तो 5 में कुछ तो गुना करोगे तब ना, 5 में के से गुना करोगे, 5 में कुछ से गुना करोगे तब तो 4 पहुंचेगा, जो चीज गुना किया वो 1 से कम ही होगा,
1 से कम ही होगा, ठीक है। तो हमेशा फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है 1 से कम होता है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं, VR2 की जगह के VR1 रख दिए हैं। तो VR2 या के VR1 जैसे ही रखते हो, और तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, VR1 और VR2, 1 और 2 तो हटा सकते हैं ना, क्योंकि 2 और 1 है। के VR1 तो VR1 है, ठीक, और यहाँ के VR1, तो जो चाहे VR1 बोलो चाहे VR2 बोलो, के VR1, तो VR1 अगर हम बाहर निकालते हैं, छोड़ो VR1 ने हम लिख देते हैं, VR1 हम बाहर निकाल दिए, तो अंदर क्या बच गया, 1 बच गया, फिर के यहाँ बच गया, cos बीटा 2 बच गया, u बच गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? नाउ VR1 कितना बराबर, तो VR1 यहां पर देखो V1 माइनस u, तो VR1 की जगह कितना पुट करो, V1 माइनस u, 1 प्लस के cos बीटा 2 इंटू u, इतना एनर्जी डेवलप किया। तो ये है एनर्जी पर यूनिट मास। टोटल एनर्जी करना होगा तो मास से गुना करना पड़ेगा ना। मास कितना होता है, मास फ्लो रेट से गुना करोगे तो मास कितना होगा, तो मास फ्लो रेट होता है रो इंटू क्यू। मास फ्लो रेट कितना होता है जी, मास फ्लो रेट होता है मास बटा टाइम। मास कितना होता है, मास कितना होता है, मास कितना होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बटा में टाइम। कोई दिक्कत? वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, वेलोसिटी रो ए भी हम कल ही बताए थे, रो ए भी विद वेलोसिटी, ए भी को हम लोग डिस्चार्ज बोलते हैं, तो रो इंटू क्यू, रो इंटू क्यू। तो मास जो बटा में था मास फ्लो रेट, उसको यहां पहले गुना किए तो रो क्यू एम ई बटा, यहाँ एम डॉट यहाँ चला गया तो रो क्यू ही तो गया, तो यही तो एम डॉट ही तो है, रो क्यू भी माइनस यू 1 प्लस के कॉस बीटा 2 इंटू यू। तो ये है एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी गिवन बाय द फ्लूइड टू द बकेट। फ्लूइड किसको एनर्जी दे रहा है, बकेट को दे रहा है। कितना दे रहा है, इतना एनर्जी दे रहा है। दे तो इतना ही रहा था, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई किए हैं तो इतना आया है। खाली टर्म दूसरा टर्म में यूज किए हैं, भी और यू के टर्म में यूज किए हैं, तो मेरा ये और ये दोनों सेम है, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। लेकिन आपको ये दूसरे टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, ये दूसरे टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। ये जनरल है, और ये तुम्हारा इस पर्टिकुलर का जो भी वेरिएबल था उसको हम यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिला है। नो, तो इतना एनर्जी आपको डेवलप किया। अब यहाँ पर एक और बात आता है, जिसको हम बोलते हैं बकेट इफिशिएंसी। पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, ओवरऑल इफिशिएंसी वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम बात करेंगे बकेट इफिशिएंसी। बकेट इफिशिएंसी मतलब क्या होता है, बकेट के पास कितना एनर्जी आया और बकेट कितना दिया। बकेट जो था वो ये था बकेट मेरा, ये जो बकेट था इसके पास जो एनर्जी आया वो नोजल से कहीं आया होगा। नोजल क्या करता है, हाई वेलोसिटी जेट प्रोड्यूस करता है। इसका अगर वेलोसिटी हमको पता है, इसका अगर वेलोसिटी पता है तो हम इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि नोजल से भी बाहर निकलता है तो उसका प्रेशर तो कम ही रहता है और वेलोसिटी ही रहता है। तो वेलोसिटी अगर भी है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv² होता है ना। मास फ्लो रेट की जगह कितना यूज किया अभी थोड़ा देर पहले, रो क्यू v² जो था v1 मान लो, तो v1²। तो ये इतना इनलेट गया बकेट के पास, और बकेट कितना निकाला एनर्जी, तो बकेट एनर्जी निकाला इतना। क्लियर है, इतना बटा में इतना जो किए उसको हम लोग बोलते हैं व्हील इफिशिएंसी या बकेट इफिशिएंसी। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे और आगे बढ़ाओगे तो तुमको ये एक्सप्रेशन दे देगा सिंपल सा। क्लियर है, ये एक्सप्रेशन सिंपल सा दे देगा। क्लियर है, कह रहा है व्हील इफिशिएंसी ये डायमेंशन लेस पैरामीटर। ये इफिशिएंसी तो हमेशा डायमेंशन लेस ही पैरामीटर होता है ना, लेकिन हुज फिजिकल सिग्निफिकेंस, जिसका कुछ फिजिकल मतलब है। हाउ इफेक्टिवली द बकेट कैन कन्वर्ट द इनकमिंग काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पावर डेवलप। इसका फिजिकल मतलब ये है कि कितना इफेक्टिव बकेट जो है, बकेट कितना इफेक्टिव है कि वो आया काइनेटिक एनर्जी उसको कन्वर्ट कर दिया यूजफुल वर्क में। बढ़िया बकेट होगा, बढ़िया से डिजाइन किया हुआ होगा, तो जितना एनर्जी मैक्सिमम आएगा, अगर इसका इफिशिएंसी 100% है, मतलब जितना एनर्जी आया वो सारे को कन्वर्ट कर दिया। 100% तो नहीं होगा, लेकिन होता है 60% 65%। क्लियर है, तो नाउ इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रिक्शन में डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ द जेट। जेट कितना बकेट से डिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। फॉर ए फिक्स बकेट
अगर बकेट फिक्स है, कोई पर्टिकुलर बकेट को कंसिडर कर रहे हो, तो उसका के कांस्टेंट फ्रिक्शन उसमें जो होगा वो कांस्टेंट होगा। एक बकेट का बात करें तो उसका के जो फ्रिक्शन होगा पूरा बकेट के लिए वो के कांस्टेंट ही होगा ना। बीटा टू जो 165 डिग्री लिया वो 165 डिग्री कांस्टेंट, मतलब ये दोनों टर्म अगर कांस्टेंट है तो ये इसमें के है, बीटा टू है, और बाकी क्या बच गया, यू बाई भी। इस एक्सप्रेशन में के मिला, बीटा टू मिला और यू बाई भी मिला, यही तो मिला ना। तो इसमें अगर हम देखने की कोशिश करें तो के एक पर्टिकुलर बकेट के लिए कांस्टेंट मान ले, बीटा टू कांस्टेंट मान ले, तो इफिशियंसी जो है, व्हील इफिशियंसी जो है, बकेट इफिशियंसी जो है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है मेनली, यू बाई भी पे, यू बाई भी वन पे, यू बाई, तो इफिशियंसी इज ए फंक्शन ऑफ यू बाई भी वन। तो यू बाई भी वन पे कैसे वो डिपेंड करता है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना, कितना पर डिपेंड करेगा तो वो थोड़ा ध्यान दो। इफिशियंसी इज ए फंक्शन ऑफ यू बाई भी, अगर यू बाई भी के फंक्शन पे डिपेंड करता है तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू यू बाई भी, तो मेरे को क्या मिलेगा वो थोड़ा गौर करो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ बकेट इफिशियंसी, व्हील इफिशियंसी विथ रिस्पेक्ट टू यू बाई भी वन, ये पूरा हम बताया थोड़ा देर पहले, टू तो कांस्टेंट होता ही है, वन कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, बीटा टू कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट इसकी जगह सी लिखे हैं, एक टर्म सी, वन माइनस यू बाई भी वन, वन माइनस यू बाई भी वन इंटू यू बाई भी वन। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करोगे, एक को करोगे दूसरे को छोड़ोगे, या फिर ऐसा करोगे कि इसको यहां ले आओगे, इसको यहां ले आओगे तो यहां स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर यू बाई भी वन आ जाएगा। यू बाई भी वन को यू बाई भी वन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो वन देगा, और यहां पर इसका स्क्वायर है तो टू इंटू इतना देगा। दैट मींस ये इसको अगर जीरो के बराबर करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे तो हमको वो देगा कि कब मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम कंडीशन है। किसी चीज को डिफरेंशिएट जीरो बराबर करोगे तो मैक्सिमम कंडीशन देगा ना वो, तो जीरो बराबर करते हैं तो यहां से हमको मिलता है यू बाई वी वन इज इक्वल टू हाफ। इसका बहुत बढ़िया मतलब है, यू बाई वी वन इज इक्वल टू हाफ कहने का मतलब यू जो होगा बकेट का वेलोसिटी और v किसका है, जेट का वेलोसिटी, ठीक है। तो u इज इक्वल टू v1 बाई टू होगा ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको ऐसा भी कर सकते हैं, v1 इज इक्वल टू 2u, v1 इज इक्वल टू 2u। बकेट का वेलोसिटी का दुगना वेलोसिटी से अगर जेट हम डालेंगे, बकेट के वेलोसिटी से दुगना वेलोसिटी अगर जेट का वेलोसिटी रहेगा तो उस पॉइंट पर एफिशिएंसी तुम्हारा मैक्सिमम होगा। मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए वेलोसिटी ऑफ जेट जो होना चाहिए, जेट का जो वेलोसिटी होना चाहिए वो व्हील के वेलोसिटी से दुगना होना चाहिए, तो उसमें हमको एफिशिएंसी वो हमको मैक्सिमम देगा। क्लियर है। यहां पर तुम गौर करो, एफिशिएंसी वर्सेस यू बाई वी वन का ग्राफ ड्रॉ किए हैं, एफिशिएंसी वर्सेस यू बाई वी वन का ग्राफ ड्रॉ किए हैं। इसमें ग्राफ तुम्हारा ऐसा होगा, जब वैल्यू 0.5 होगा, थ्योरेटिकल थ्योरी में तो हम लोग यही पढ़े कि जब वैल्यू 0.5 था तो वैल्यू हमको क्या दिया, मैक्सिमम। जब 0.5 था तो क्या दिया हमको, मैक्सिमम। लेकिन एक्चुअल में फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉसेस होता है तो एक्चुअल वाला ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है इस तरह से, वो 0.4 में मैक्सिमम देगा। समझ में आया। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा एग्जामिनेशन में पूछा है कि पेल्टन व्हील का एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है ओवरऑल इफिशिएंसी का। अगर हम बात करें ओवरऑल इफिशिएंसी का बात करें तो ओवरऑल इफिशिएंसी होता क्या है जी, ओवरऑल इफिशिएंसी क्या होगा इस पर्टिकुलर व्हील का, ओवरऑल इफिशिएंसी जल्दी बोलो। ओवरऑल इफिशिएंसी मतलब जो शाफ्ट पावर डेवलप किया सो, और जो इनपुट में जो पावर था तुम्हारे पास तो यही ना, यहाँ पर रिजर्वायर था और यहाँ पर शाफ्ट था, शाफ्ट जो डेवलप किया वो, तो पावर एट शाफ्ट कपलिंग बटा में इनपुट एनर्जी एट द पेल्टन व्हील में जो एनर्जी था, जो इनपुट एनर्जी नोजल का इनलेट में जो एनर्जी था वो अभी बताया थी, GH माइनस HF। GH क्या था, रो GH MGH बोलो, MGH, और यहाँ HF हेड के फॉर्म में बोल रहे हैं इसलिए GH, यहाँ पर GH। क्लियर है। तो GH माइनस HF करेंगे तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है इनपुट ऑफ द पेल्टन व्हील में, इन दोनों का रेशियो जो भी करोगे वो हमको ओवरऑल इफिशिएंसी दे देगा। अगर हम E/M इनपुट का बात करें तो कितना होता है, GH माइनस GHF, GH माइनस HF होता है। ठीक है, तो ठीक है, यही टर्म है जो यहाँ पर लिखे हैं GHF, यही टर्म, ये H माइनस HF जो भी है वो एनर्जी पर यूनिट वेट। इनपुट कितना एनर्जी था, इतना एनर्जी था।
नेक्स्ट ओवरऑल इफिशियंसी पी सेफ्ट बटन में रो क्यू जी एच माइनस एच एफ, रो क्यू मतलब मास फ्लो रेट से गुना कर दिए, जी एच माइनस एच एफ तो यहाँ पर ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये ओवरऑल इफिशियंसी तुमको दे दिया, क्लियर है। बाकी इसके बाद हम कल देखेंगे।